चलो वजीर शेख से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बस मेरे एक कमेंट था सर, जो बिग बैंग को लेके था। बिग बैंग के बारे में आप 2 मिनट बस मेरी बात सुन लीजिएगा। अपन अगर फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट पे जाएं कि भाई कोई ना कोई उसका प्राइम मूवर होगा, तो आपका अगला सवाल उसमें यही आता है कि फिर उसको किसने बनाया। तो इस तरह से अपन चले जाते हैं इनफाइनाइट रिग्रेशन पे, कि हम्म। पीछे जाते जाते पीछे जाते जाते हैं। सर इसके ऊपर मेरा ये कहना था कि जो टाइम है, टाइम भी तो बिग बैंग से आया है, सही कि गलत? अच्छा। तो हम्म। कॉज एंड इफेक्ट तो तभी वैलिड होता है जब अपन टाइम को एक लीनियर डायरेक्शन में मान के चले। तो अच्छा तो उसके फिर। पहले तो उसके पहले का जो पहला कॉज है आपका बिग बैंग का, उसको अपन लोग ये क्यों मान के चल रहे हैं कि भाई उसको बनाने वाले को किसने बनाया? वो हो सकता है सर्कुलर टाइम हो। हाँ, वो पॉसिबिलिटी है ना, वही तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि साइंस में बिग बैंग की कॉज की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि नहीं नहीं, जो हमें पता है वही है बस। ठीक है, नहीं ऐसे तो नहीं होता। नहीं तो अब मैं उसको क्रिएटर पे लाता हूँ। अभी तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, पर मैं उसको क्रिएटर पे ला रहा हूँ। अब इतनी सारी फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट आपने सुनी होगी कि भाई इतने सारे कांस्टेंट्स हैं, वो इतनी तरह से फाइन ट्यून्ड हैं कि भाई ये कायनात आई और ये पूरे लॉस काम करते हैं। तो आप जैसे मानते हो कि भाई मल्टी इनफाइनाइट, वो क्या बोलते हैं, मल्टी यूनिवर्स थ्योरी जो होती है, या यूनिवर्स आपस में टकरा गए इसलिए बिग बैंग हो गया, ये सब। तो सर आप ये मानोगे कि उसमें एक प्रोबेबिलिटी तो क्रिएटर की भी है ना? फिर मसला ये है कि उस प्रोबेबिलिटी को दूसरी प्रोबेबिलिटीज पे प्रेसिडेंस देने की वजह मुझे बताए ना। फिर मैं दे दूंगा उसको। मैं बता रहा हूँ वजह प्रेसिडेंस देने की। तो उस बात को साथ में लेते हुए फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट के मैं साथ वैसे कि फाइन साथ ट्यूनिंग आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता, मैं आपको बता दूंगा कैसे नहीं करता। हम्म। आप ये बोलेंगे कि फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट अगर उतनी फाइन ट्यूनिंग नहीं होती तो फिर सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता, आप यही बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं और बोलूंगा कुछ, आप पहले अपनी बात करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट क्यों गलत है। हाँ, तो आप मैं उस चीज को साथ में लेते हुए कि चलिए भाई, मैं एक प्रोबेबिलिटी को दूसरे के ऊपर प्रेसिडेंस नहीं दे रहा, मैं बस मान के चल रहा हूँ कि कुछ एक प्रोबेबिलिटी है। मे बी एक क्या कहते हैं, सिमुलेशन की प्रोबेबिलिटी को अपन मान लेते हैं कि भाई बहुत हाई है, मतलब 80% सिमुलेशन की प्रोबेबिलिटी है, और क्रिएटर की 1% प्रोबेबिलिटी मैं मान लेता हूँ, पर प्रोबेबिलिटी तो है। अब लेकिन उस प्रोबेबिलिटी को मैं साथ में लेके चलूं कि भाई हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो हैं, 4 फोर्सेस के कॉन्स्टेंट्स हैं, वो इतनी तरह अच्छी तरह से फाइन ट्यूनिंग हो रखी है उनकी, तो 1% से प्रोबेबिलिटी बढ़ के फिर और ज्यादा हो जाती है। अब आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वो 100% नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो कभी 100% नहीं होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ब्लाइंड फेथ नहीं रख रहा हूँ। मैं एक अपना जो फेथ रख रहा हूँ, इट इज बेस्ड ऑन सम प्रोबेबिलिटी। और एक और बात जो मेरे दिमाग में आई थी, आप अगर समेशन के बारे में जानते ही होंगे, आप जियोफिजिसिस्ट हैं। तो एक बात आप समझिए कि भाई अगर अपन लोग इनफाइनाइट रिग्रेशन के ऊपर जाएं, तो मैंने ये देखा था, मतलब ये आपको भी पता होगा, गूगल भी कर सकते हैं कि भाई किसी भी, अगर आप इनफाइनाइट नंबर्स का समेशन लेंगे तो वो -1/12 आता है। वो कैसे आता है आप देख लें। तो पॉइंट इज कि इन्फिनिटी भी कहीं जाके एक टर्मिनेट होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इन तीनों फैक्टर्स को साथ में लेते हुए मेरा जो फेथ है कि एक क्रिएटर है, वो उसकी तरफ बढ़ता है। रादर देन मैं सिमुलेशन थ्योरी में जाऊं, मैं ये मल्टीवर्स थ्योरी में जाऊं, उसके बनस्पत ये वाली जो चीजें हैं, मेरे को ज्यादा वाजिब लगती है और ज्यादा प्रूवेबल लगती है। अच्छा, आपको लगता है कि यूनिवर्स फाइन ट्यून्ड है, ठीक है। पता है यूनिवर्स कितना बड़ा है? अब सर वो तो अपन को कैसे पता चलेगा? लाइट तो जहां तक पहुंची है ये 14 हमारी जमीन बिलियन है। ईयर्स के ये पीछे। ये हमारी जमीन है, ठीक है। ये हमारी जमीन है, ठीक है। हाँ, ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एज है, ठीक है। ये है बिल्कुल। 93 बिलियन लाइट ईयर्स। नहीं, 93 नहीं है, बिलियन कैसे हो गया? 93 बिलियन ही है ना भाई, क्योंकि एक्सपेंड कर गया ना इस वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, हाँ हाँ। ये 93 बिलियन ईयर है, और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे यूनिवर्स खत्म हो रहा है। यूनिवर्स इससे बिल्कुल आगे भी बिल्कुल पता नहीं है, इतना ही है, ठीक है। यूनिवर्स हो सकता है स्पेस में इन्फिनिट हो। बिल्कुल बिल्कुल। इन्फिनिट हो सकता है, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं कि जमीन के ऊपर लाइफ की प्रोबेबिलिटी है। हम्म ये जमीन है, हम्म और ये हमारा सोलर सिस्टम है पूरा, ठीक है। हम्म जमीन जो है वो सोलर सिस्टम के कितना मास है, 0 पॉइंट पता नहीं 000 कोई इस तरह करके काफी सारे हैं, ठीक है। फिर जाके ठीक जमीन है, के ऊपर मास है ये सोलर सिस्टम का, ठीक ठीक है। है। और सोलर सिस्टम यूनिवर्स का कितना है पता नहीं, कोई गजिलियन कोई गुगिलियन कोई इतने हिसाब ही नहीं लगा बड़ी। सकते ना, क्योंकि पता ही नहीं है कितना बड़ा है यूनिवर्स। ठीक है, तो अब हम एक बात करते हैं कि फाइन ट्यूनिंग किसको कहते हैं। फर्ज करें कि एक ही जमीन होती,
और यूनिवर्स में कुछ भी ना होता। हम्म ठीक है, फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या है कि हमारा यूनिवर्स जो है फाइन ट्यून्ड है। हम्म फाइन ट्यून्ड का मतलब ये है कि यूनिवर्स में जो कंडीशंस हैं वो क्रिएटेड हैं, हम्म क्रिएटेड हैं। ठीक है जी, क्रिएटेड हैं। क्रिएटेड हम्म हो तो तभी यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, यूनिवर्स इस तरह एग्जिस्ट कर सकता है, हम्म कंडीशंस अगर क्रिएटेड हो। मगर हम्म प्रॉब्लम ये है कि अगर कंडीशंस क्रिएटेड थी तो वो हम्म सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम में जमीन पर क्यों क्रिएटेड है? वो मैं इसका जवाब 93 दूं? बिलियन, ना नहीं ठहर दें, अभी मेरी पहले पूरी रीजनिंग सुन लें फिर जवाब दीजिएगा। हम्म 93 बिलियन लाइट ईयर्स के अंदर हमें जमीन पे क्यों जिंदगी नजर आ रही है? ठीक है, हम्म जमीन पे ही। पहली तो बात यह है कि हमें हम्म 93 बिलियन लाइट ईयर्स के अंदर हमें किसी और प्लैनेट के ऊपर अभी तक हम तलाश नहीं कर पाए, और इन 93 बिलियन लाइट ईयर्स के दरमियान में इस सफेयर में शायद कोई गजिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। ठीक है ना? और बिल्कुल। मजे की बात यह है कि हमारा सैंपल साइज क्या है? हम्म वन, वन आउट ऑफ पता नहीं गजिलियंस। ठीक है, हम्म वन आउट ऑफ ये है। मसला ये हम्म है कि फर्ज करें ये 1000 आउट ऑफ ये होता ना, तो फिर भी हमें को अंदाजा होता कि जिंदगी कितनी पॉसिबल है कितनी नहीं। हम्म अब यूनिवर्स फाइन ट्यून्ड है, जितनी मर्जी बातें करते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम्म जो मेन बात है वो क्या है? हम्म मेन बात ये है कि अगर लाइफ जमीन पे एग्जिस्ट करती है, जमीन पे लाइफ हम्म इसलिए एग्जिस्ट करती है कि जमीन की सेटिंग्स आप कह रहे हो कि फाइन ट्यून्ड है। हम्म ठीक है, और यही सेटिंग्स हमें यूनिवर्स के अंदर 1 बिलियन प्लैनेट्स में मिल जाती हैं, और हम्म हमें 1 मिलियन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस भी मिल जाती हैं। हम्म तो फिर तो साबित हो गया कि फाइन ट्यून्ड नहीं है, क्योंकि जहां जहां भी ये कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी वहां पे ही क्या होगी? लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, तो हम जरा यूनिवर्स के केस में जरा फाइन ट्यूनिंग को साइड पे करते हैं ना, हम लाइफ के केस में फाइन ट्यूनिंग को देखते हैं, और फर्ज करें हमें 1 बिलियन प्लैनेट्स पे लाइफ मिलती है और 1 मिलियन प्लैनेट्स पे इंटेलिजेंट लाइफ मिलती है, तो फिर हम ये कहेंगे कि हाँ जी फाइन ट्यून्ड है यूनिवर्स लाइफ के लिए। फिर हम ये भी नहीं कह नहीं, ये सकते कि कैसे फाइन आएगा? ट्यून्ड है, इसका मतलब है नहीं, हम फिर ये कहेंगे कि लाइफ तो फिर बड़ी कॉमन है, तो कोई स्पेशल बात हेलो है ही नहीं है लाइफ में फिर तो। हेलो। ठीक है, फिर तो कोई लाइफ में स्पेशल बात नहीं है। और अगर इसी तरह हम ये कहें, हमें ये नहीं पता कि हमारा यूनिवर्स ही एक यूनिवर्स है या नहीं, ये हमारा यूनिवर्स है फर्ज करें। बीच ठीक में है, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ हाँ, वो बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुने जरा। अब मुझे नहीं पता कि कितनी कटी है और कब नहीं कटी। ये हमारा यूनिवर्स है, और फर्ज करेंगे पैरेलल यूनिवर्सेस भी हैं। ठीक है, पैरेलल यूनिवर्सेस पता नहीं कितने हैं, हमें नहीं पता कोई भी। या ऐसा भी है कि मल्टीवर्स है कोई, जिसमें हम जिस तरह हमारी जमीन के ऊपर खास सिचुएशन की वजह से लाइफ बन सकती है, इसी तरह यूनिवर्स भी फाइन ट्यून्ड जिसे आप कह रहे हैं वो आउट ऑफ इन्फिनिट आउटकम्स है। तो फिर हो भी सकता है फाइन ट्यूनिंग की फिर जरूरत क्या है? फाइन ट्यूनिंग सिर्फ उसी केस में इफेक्टिव है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ही यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे यूनिवर्स के अलावा यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो फाइन ट्यूनिंग डज नॉट मीन एनीथिंग एट ऑल। इस वजह से जारी बात है, जब इतने ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें से किसी में तो लाइफ के लिए कंडीशंस हो सकती है ना। इसी तरह अगर ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स और गजिलियंस और गूगलियंस प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें से किसी में तो लाइफ हो सकती है। तो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट तो वैसे ही इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट मेरे ख्याल में सबसे कमजोर आर्गुमेंट है खुदा को साबित करने की कोशिश करने की, क्योंकि साइंस इसे गलत साबित करती है खुद ही। अब आप मेरे को थोड़ा डिफेंस देने देंगे इस मामले में? मैंने आपका हाँ सुना जी, पूरा। बोले जी, बोले 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 बोले। देखिए, एक तो पहली बात तो आपने जो अपना दायरा रखा है लाइफ का, वो आपका स्केल आप अज्यूम बस कर रहे हो कि एक अर्थ इतनी बड़ी है तो इस तरह से। लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है कि सेल के अंदर पावरफुल इंटेलिजेंट लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जाए। आपको मालूम होगा माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग ही सेल है, वो अपने अंडर एंटर किया, सिम्बायोसिस हुई और फिर वो एक अलग सेल बन गया, वो एक अलग बैक्टीरिया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब जैसे कहते हैं कोइंसिडेंस का भी बाप कोइंसिडेंस, या प्रोबेबिलिटी का भी प्रोबेबिलिटी था कि एक लाइफ दूसरे लाइफ के अंदर चली गई और उसको इतना पावर देने लगी कि आज हमारी बॉडी के सेल इतने ताकतवर हैं। पहली बात। और दूसरी बात, ये आप बस अज्यूम कर रहे हैं कि इतने सारे सोलर सिस्टम्स हैं तो वहां पे हमारी जैसी लाइफ होगी। हमें नहीं मालूम। एक तो कंडीशन मैंने ही आपको दे दी कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अंदर जाना जरूरी है। अगर मैंने आपकी बात का जवाब पहले ही दे दिया,
तो रुके तो एक मिनट। तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी सारी जगह जो लाइफ है, हो सकता है कि इतने गजिलियंस और गजिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का होना जरूरी था कि उसमें से किसी एक सोलर सिस्टम में ये इतनी सारी कंडीशंस फेवरेबल हो कि लाइफ हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हो सकता है कि भाई जैसे मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, एग्जाम्पल वैसे आपके लिए एक और आ गई है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। चलें आप बात करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं फर्ज कर लेते हैं कि लाइफ की प्रोबेबिलिटी, इंटेलिजेंट लाइफ की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ ट्रिलियन है, ठीक है। 999 बिलियन 999 में भी काम नहीं होना था। हो सकता है कि उतनी ही गैलेक्सीज बनाई गई हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उसमें मतलब और कम गैलेक्सी होती तो इसका चांस ही नहीं बनना था। वैसे तो क्योंकि आपने खुद ही अपने अपने आर्गुमेंट को खुद ही इनवैलिड कर दिया असल में। क्यों, कैसे? मैं अभी बताता हूँ आपको। ट्यूनिंग की, कभी आपने गाड़ी की ट्यूनिंग कराई है? बिल्कुल। गाड़ी की ट्यूनिंग आप कराने जाते हैं तो क्या होता है? सारी चेक वगैरह करते हैं, अलाइनमेंट वगैरह होता है। नहीं, स्टीयरिंग अलाइनमेंट कभी कराई है आपने गाड़ी की? हाँ जी, अलाइनमेंट वगैरह होता है, बबलिंग अगर स्टीयरिंग होती है अलाइनमेंट आप व्हील्स में। करते हैं, तो स्टीयरिंग अलाइनमेंट में आप क्या करते हैं असल में? मतलब व्हील्स को मूव करें उतना ही जितना स्टेयरिंग व्हील मूव हो रहा है, ठीक चारों है, व्हील्स। तो आप स्टीयरिंग अलाइनमेंट करते हैं। स्टीयरिंग अलाइनमेंट आपकी फाइन ट्यून्ड होती है या नहीं होती? अलाइनमेंट के बाद फाइन ट्यून्ड होती है। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि स्टीयरिंग अलाइनमेंट फाइन ट्यून्ड क्यों होती है, कि किसी ने की होती है इसलिए? जी मैकेनिक ने। फर्ज करें अब हमारे केस में क्या है, आप कह रहे हैं कि प्लैनेट हमारा जमीन एक प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ, जी ठीक है, और गजिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं दूसरे, जी ठीक है जी, जी गजिलियंस हैं दूसरे जिनके ऊपर जी लाइफ नहीं है, जी। ठीक है। नहीं वो होगी, दूसरे इंटेलिजेंट प्लैनेट, नहीं होगी। अभी नहीं, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। इंटेलिजेंट हो बेशक हो, हाँ मैं तो हाँ सिर्फ लाइफ की बात कर रहा हूँ ना। इंटेलिजेंट होना तो एक और मसला है ना, वो उसको उससे फर्क भी नहीं पड़ता। अगर जिंदगी वैसे भी है इंटेलिजेंस के बगैर भी, तो हमारा केस प्रूव हो जाता है। गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट के लिए आपको फाइन ट्यून जो व्हील अलाइनमेंट आप करते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली व्हील वैसे ही एक्ट करें जैसे कि आप चाहते हैं, ठीक है। तो फाइन ट्यून व्हील अलाइनमेंट के लिए आपको जाना पड़ता है व्हील अलाइनमेंट कराने, ठीक है। और वो व्हील अलाइनमेंट कौन करता है? वो आपको एक मैकेनिक करके देता है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। अब गजिलियन प्लैनेट्स की मिसाल ऐसे है कि कोई मैकेनिक नहीं है जो कि गाड़ी को फाइन ट्यून कर रहा है, ठीक है। मगर आपके पास गजिलियन गाड़ियां हैं, ठीक है, आपके पास गाड़ियां गजिलियन, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये फाइन ट्यूनिंग है, क्योंकि इन गजिलियन गाड़ियों में से एक गाड़ी के व्हील खुद ब खुद ही अलाइन हुए हैं, ठीक है। समझ गए हैं? समझ आई है मेरी नहीं बात? तो आप नहीं क्या नहीं, कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपकी बात ठहर मैं जाए ठहर समझ जाए, गया। अभी आप मेरी बात, नहीं नहीं नहीं, गौर से सुने, दोबारा दोबारा सुने, मैं अपना बोले। आर्ग्यूमेंट ज्यादा क्लियर करना चाहता हूँ। इन गजिलियन गाड़ियों में से एक गाड़ी आपको खुद ही फाइन ट्यून्ड मिल जाएगी, जिसको आपको ट्यून करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ठीक है। ठीक है। ये है फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट। अब आप ये कह रहे हैं, फर्ज करें होना ये चाहिए कि एक ही गाड़ी है और उसको एक मैकेनिक ने फाइन ट्यून किया, तो तब फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट जो है ना वो वैलिड होगा। जब गाड़ियां एक गजिलियन है और उनमें से एक फाइन ट्यून हुई हुई है, तो फिर तो ये फाइन ट्यूनिंग ना हुई है, तो चांस हुआ ना। तो फाइन मैं ट्यूनिंग वही तो आपको, मैंने नहीं नहीं, आपको आपने खुद शुरुआत ही, में मेरी वही बात दलील गौर दी से थी। सुने अभी। नहीं नहीं, आपने खुद ही अपना ही गोल कर दिया है एंड पे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि शायद बनाए इसलिए गए हैं कि इतनों में से किसी एक पे तो लाइफ बन जाए, तो फिर तो आपने बात चांस पे छोड़ दी ना, फिर फाइन ट्यून तो हुआ ही नहीं। तो भाई, अरे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं 100% प्रोबेबिलिटी नहीं दे सकता। मैंने आपको 3 दलीलें दी, मैंने कहा तीनों दलीलों को इकट्ठा करने के बाद जो मेरा फेथ है वो बाकी सारी थ्योरियों के कंपैरिजन में जो क्रिएटर की थ्योरी नहीं, है उस पर। आपको मेरी बात फिर भी नहीं समझ आई। नहीं, मैं समझ रहा मसला हूँ यह है आपके। कि गजिलियन में से एक गाड़ी जो है ना, हाँ हाँ गजिलियन में से एक गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट परफेक्ट विदाउट अ मैकेनिक भी हो सकती है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपका खुदा तो साबित ही ना हुआ, या क्रिएटर तो, मैकेनिक तो साबित ही नहीं हो रहा ना इन गाड़ियों से। नहीं नहीं, मैं वही बता तो रहा हूँ कैसे मेरा। साबित हो रहा है? मुझे लॉजिकली समझाएं कि मैकेनिक इन गाड़ियों से कैसे साबित हो रहा है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मेरा क्रिएटर इस तरह का है भाई नहीं कि होगा उन्होंने ना यार। उन्होंने कानून बना दिए ना, ये वाले उन्होंने तो कानून बना कानून दिया। देखें, बात ये है कि फिर इसका मतलब है कि आपका क्रिएटर जो है वो ओमनीपोटेंट नहीं है, वो हर चीज इरादे से नहीं करता, उसने चांस पे छोड़ दिया, ठीक है, बन गई तो बन गई। जमीन पे ना बनी जिंदगी तो हाँ, किसी और कोई 13 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पे कोई और प्लेनेट हुआ, उस पर बन जाएगी, इंसान उस पर बन जाएगा,
हाँ, क्या यूनिवर्स फर्क इन्फिनिट हो, नहीं यूनिवर्स अगर इन्फिनिट हो, जो कि मोस्ट प्रोबब्ली है भी है, क्योंकि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के मुताबिक, CMBR के मुताबिक यूनिवर्स जो है, एम्बियर के हिसाब से? यूनिवर्स की, ठहर जाएं, यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी के मुताबिक यूनिवर्स जो है ना वो फ्लैट है मोस्ट प्रोबब्ली। ठीक है, जितने भी मॉडल आज तक बनाए गए हैं यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी के मुताबिक यूनिवर्स फ्लैट है, और इसी के मुताबिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी की इक्वेशंस के मुताबिक फ्लैट यूनिवर्स जो है वो स्पेशियली इन्फिनिट होते हैं। नहीं, ये कहाँ से आ रहा है फ्लैट यूनिवर्स से कि वो इन्फिनिट? ये आप, हाँ, ये आपको जाके कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं इस पे वीडियो भी एक बड़ी जल्दी बनाने वाला हूँ। कर्वेचर जो यूनिवर्स का है ना वो 3 किस्म का हो सकता है, आइदर कर्व्ड या एक बॉल की तरह हो सकता है यूनिवर्स के। यूनिवर्स में आप एक तरफ सीधा देखना शुरू करें तो आपको अपने ही सर की बैक नजर आ जाएगी, यूनिवर्स कर्व हो सकता है। ठीक है, दूसरा यूनिवर्स सैडल की तरह हो सकता है कि आप एक तरफ देखना शुरू करें तो बस चलता ही जाए, कभी भी कुछ ना हो। तीसरा स्पेशली इन्फिनिट हो सकता है कि अगर आप एक तरफ देख रहे हैं तो आप देखते ही चले जाएंगे, कभी भी आप वापस अपने सर को नहीं देख सकते। कर्व्ड यूनिवर्स का, आउटवर्ड कर्व्ड यूनिवर्स का मतलब यह है कि यूनिवर्स में डार्क एनर्जी इतनी तेज है कि यूनिवर्स जब बिग बैंग हुआ था तो उसके बाद एटम्स भी नहीं बन सकते। ठीक है जी, जो सैडल टाइप यूनिवर्स है ना, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर यूनिवर्स इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा कि एटम्स भी नहीं बन सकते। ऐसे यूनिवर्स में ना गैलेक्सीज बन सकती हैं, ना स्टार्स बन सकते हैं, एटम्स भी नहीं बन सकते, क्योंकि डार्क एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा है। पॉजिटिवली कर्व्ड यूनिवर्स ऐसा है कि वो एक्सपैंड करेगा एक दफा, मगर एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्या कर देगा, कोलैप्स दोबारा कर देगा, वो साइक्लिकल यूनिवर्स होगा। ठीक है, और इन तीनों की एक खास शेप है, ठीक है, जो कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में शो होनी चाहिए। मगर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में क्या होता है, एक जैसे ये पैचेस होते हैं कुछ इस तरह करके। ठीक है, डार्क पैच होगा और लाइट पैच होगा। लाइट पैच जो है ना वो है जहां पे बड़े बड़े वॉइड्स बनेंगे ब्लू वाले, और रेड वो है जहां पे गैलेक्सीज बनेंगी। ठीक है, ठीक है। अब इनका एक खास साइज होना चाहिए। अगर ये एक हाथ से छोटे हैं ना पैचेस, डार्क पैचेस छोटे हैं और लाइट पैचेस बड़े हैं, तो यूनिवर्स जो है पॉजिटिवली कर्व्ड होगा। ठीक है, अगर डार्क रेड पैचेस बड़े हैं और ब्लू पैचेस छोटे हैं तो यूनिवर्स जो है ना वो क्या होगा, नेगेटिवली कर्व्ड होगा, कि वो उसके अंदर कभी भी एटम्स बन ही नहीं सकते। और तीसरा वो यूनिवर्स होगा जिसमें दोनों का साइज तकरीबन एक खास रेशो के मुताबिक है, और हमारा यूनिवर्स उसी तरह एक्ट करता है। मगर हमारे यूनिवर्स के बारे में एक फिर बड़ी अजीब ही बात है, वो क्या है कि हमारा यूनिवर्स, सुने ना आप जरा ध्यान से देखें, पैचेस एक खास किस्म के हैं जो कि ये शायद शो करता है कि हमारा यूनिवर्स स्पेशली इन्फिनिट है। अब स्पेशली इन्फिनिट, हाँ, स्पेस में इन्फिनिट है। स्पेशली इन्फिनिट ऐसा हो सकता है यूनिवर्स कि ये तो आपका ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का बॉर्डर है ना यहाँ पे, ठीक है, मगर यूनिवर्स इसके बाद भी इन्फिनिट चलता जा रहा है। अगर जमीन आज यहाँ पे है ना, तो एक जमीन इन्फिनिटी में तो यहाँ पे भी हो सकती है। इन्फिनिटी में तो जमीन एक और इस तरफ जाते हुए यहाँ पे भी एक और जमीन हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। यानी इन्फिनिट स्पेस में एटम्स जो एक कॉन्फ़िगरेशन आपकी जमीन में बना चुके हैं, वो शायद पता नहीं कितनी दूर इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर वैसी एग्जैक्ट एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन एक दोबारा हो सकती है। तो नहीं, अगर ऐसा तो होगा ही होगा, पर मैं पूछ रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो साइंटिफिक बातें हैं, वो फिलॉसफी नहीं है। ठीक है, तो अगर यूनिवर्स पे, नहीं, ठहर जाए, मेरी बात सुन लें, अभी आपने बात कंप्लीट सुनी नहीं है। अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है ना स्पेस में भी, तो फिर एक बात याद रखें, फाइन ट्यूनिंग की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर तो आप कह रहे हैं कि फाइन ट्यूनिंग ये होगी कि जमीन जैसी सिचुएशन एक जगह पे हो सके, मगर इसका तो मतलब ये है कि जमीन जैसी सिचुएशन इन्फिनिटली पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी जमीन में टोटल कितने 1 ट्रिलियन गूगल एटम्स हैं, ठीक है, और उनकी कोई वन गूगल अरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो मसला यह है कि उन अरेंजमेंट पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब नंबर ऑफ एटम्स, अगर इन्फिनिट यूनिवर्स में तो नंबर ऑफ एटम्स भी फिर इन्फिनिट है ना। अगर एक अरेंजमेंट एटम्स की मेरे अंदर बनी है
तो वो एक बहुत लंबे फासले के बाद वो दोबारा भी बन सकती है। इन्फिनिट है यूनिवर्स, तो फाइन ट्यूनिंग वो तो मैं समझ गया, क्योंकि फिर अगर इन्फिनिट है तो फिर ऐसे इन्फिनिट फाइन ट्यूनिंग फिर रेलेवेंट ही नहीं है ना, किसने कहा? प्रूफ तो दिखाओ कि इन्फिनिट है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये चीज आप जाएं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और शेप ऑफ यूनिवर्स देखें, और उसमें आपको ये पता लगेगा जो हमारे यूनिवर्स की शेप हमें दिखाई देती है वो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी और नॉन फिजिक्स के मुताबिक जब उसका मॉडल बनाया जाता है तो यही साबित होता है कि हमारा यूनिवर्स स्पेस में इन्फिनिट है। और अगर हमारा यूनिवर्स इन्फिनिट है तो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट की कोई वुक्कत ही नहीं है। और ये याद रखें, ये स्पेक्यूलेशन नहीं है। मेरी बात सुने, जरा ध्यान से सुने, अभी भी आपको मेरी बात समझ नहीं आई है, इसीलिए आप थोड़े ईगर हो रहे हैं। इस वजह से हमें ये बात फिर समझ में आती, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ना यूनिवर्स के स्पेशली इन्फिनिट होने की, वो बात अंदाजा नहीं है, उसकी साइंटिफिक बेसिस है। समझ गए मेरी बात? और अगर यूनिवर्स स्पेशली इन्फिनिट है ना, तो मजे की बात मैं आपको यह भी बता दूं कि फिर तो पॉसिबिलिटीज जो निकलती हैं फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट तो वैसे ही उनकी मौत है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर कोई ये कहे ना कि फाइन ट्यूनिंग हमारे यूनिवर्स की क्रिएटेड बाय गॉड है, तो उससे बड़ी होंगी कोई नहीं है। क्योंकि मैं अब आपको ये भी बात बताता हूँ, स्पेशली इन्फिनिट यूनिवर्स का मतलब है कि आपके पास पूरी पूरी गैलेक्सीज हैं यहाँ पे जो कि मैटर की बनी हुई है। ठीक है, और एक इन्फिनिट डिस्टेंस के बाद, जो कि फिर भी इन्फिनिट नहीं है, आपके पास पूरी पूरी गैलेक्सीज हैं जो कि एंटी मैटर की बनी हुई हैं। हाँ, वो तो 92% तो है ही उसमें। फिर आप मुझे बताएं कि फिर इसका मतलब है कि फिर तो एंटी मैटर का भी पूरा यूनिवर्स भी पॉसिबल है, तो अब आप क्या कहेंगे फिर उसको? आप फिर एक तो मिनट बिग बैंग भी इग्नोर हो रहा होगा। 1 मिनट देंगे? हाँ जी, हाँ जी, दे रहे हैं जी। रुके। फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट की अगर आप साइंस के मुताबिक देखें तो आपका जो चांस है ना कि गॉड ने फाइन ट्यूनिंग की है वो कम है, और जो गॉड ने जो फाइन ट्यूनिंग एक चांस है जमीन के ऊपर या यूनिवर्स में भी, वो बहुत ज्यादा है साइंस के मुताबिक अगर देखा जाए। देखिए, इसका मैंने गूगल किया, टॉप सर्च का रिजल्ट तो यही आ रहा है, द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज फाइनाइट इन दैट इट हैजंट एग्जिस्टेड फॉरएवर। वो टाइम वाइज है, मैं स्पेस वाइज बात कर रहा हूँ। नहीं, बात सही है आपकी, ऑब्जर्वेबल की ही बात हो रही है, लेकिन जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स स्पेस वाइज, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तो बात ही नहीं हो रही ना। ये नहीं नहीं, बात ठीक है शेप आपकी। ऑफ द यूनिवर्स से जो रिजल्ट निकल के आता है कि यूनिवर्स फ्लैट है, उससे फिर यही बात होती है कि मोस्ट प्रोबेबली आवर यूनिवर्स इज स्पेशली इन्फिनिट। स्पेस में यूनिवर्स इन्फिनिट है, ये बात होती है। तो ये तो इसका तो फिर कभी अपन ये तो देखे, एक थ्योरी होनी चाहिए तो हाँ ना, हमेशा। बात ये है कि मुझे फिलोसफरों से और इस तरह के आर्गुमेंट्स पेश करने वालों से प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो रिजल्ट वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उनको पता ही नहीं है। हमें नहीं पता, बस खत्म होगी बात। मैं तो मेरी मैं सेटिस्फाई हूं, मैं अपनी जहालत में सेटिस्फाई हूं। मुझे कोई नहीं, जरूरत नहीं है एक अपने बात आप सुन। को लॉजिकली ट्रू, उस बात को लॉजिकली ट्रू साबित करने की जो कि नहीं होती साबित। नहीं, एक बात सुन आज ले। मेजर जो है ना, आज मेजर साइंस है, आज मेजर लॉजिक या फिलॉसफी है ही नहीं है। अब जो बिल्कुल, लोग एक बात, फिलॉसफी और लॉजिक में अभी भी छलांगे मार रहे हैं, बेसिकली दे आर, वो बहुत गलत हैं। एक बात सुन ले मेरी, कि एक बात बताएं कि कोई भी थ्योरी है तो अगर वो साइंटिफिक थ्योरी है तो उसको फॉल्स प्रूफ करने का कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं? तभी तो साइंटिफिक है हम तो ना। फॉल्स प्रूफ कर देंगे तो हम मान लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? जिस चीज को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते उसको फॉल्स या ट्रू कैसे प्रूफ करेंगे, ये बताइए। बातें, ये जो बातें आप मैं और आप कर रहे हैं वो हाइपोथेटिकल बातें हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनके ऊपर इसरार नहीं करूंगा। मैं बात समझे प्रोबेबिलिटी। मेरी, अभी भी आपको समझ नहीं आई, सुने मेरी बात। प्रॉब्लम ये है कि गॉड एक हाइपोथेसिस है, और मेरा इसरार सिर्फ इतना है कि हमारे पास गॉड हाइपोथेसिस से बहुत ज्यादा अच्छे आंसर्स हैं बड़े प्रॉब्लम्स के, इसलिए मैं गॉड हाइपोथेसिस को एम्प्लॉय नहीं करता। इसलिए सिंपल सी मसला बात है, क्या मुझसे क्या लेना देना है? मसला ओरिजिन तो का वही है, सॉल्व नहीं। ओरिजिन का प्रॉब्लम मैंने जबरदस्ती सॉल्व करना अगर नहीं हो रहा तो, जहां भी चल। देखें, जहां भी गॉड पे ब्रेक लगती है ना फिलॉसफी और लॉजिक में भी, वो जबरदस्ती लगाई जाती है। इन्फिनिट रिग्रेशन जो है ना, वो ये डिमांड नहीं करता कि कोई पहली कॉज हो, पहली कॉज भी डिमांड नहीं करता। कैसे नहीं करता? आपको बताएं। मैं लॉजिक का दूसरा प्रिंसिपल अभी बता देता हूं। आप मुझे दुनिया में एक भी ऐसी चीज दिखा दें कि जिसकी वजह कोई एक सिंगुलर कॉज हो। कितनी रिजल्ट सारी जो होता है ना, इन्होंने लॉजिक को, मैं बुक लिख रहा था और मैं उसमें लिख रहा हूं ये बात, जो कि एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, फिलोसफी से भी खुदा साबित नहीं होता। कैसे?
आप कहते हैं कि सब चीजें जो है ना कल्मिनेट करेंगी एक सिंगल कॉज के ऊपर जाके, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि लॉजिक और फिलॉसफी और साइंस में मुझे कोई एक इफेक्ट दिखा दें कि जो कि किसी सिंगल कॉज की वजह से होता है। तो क्लोज सिस्टम तो सिंगल कॉज की वजह से होता है ना। ओपन सिस्टम में मान सकता हूं, अगर एक क्लोज सिस्टम है, नहीं आइसोलेटेड है। नहीं 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 नहीं, किसने कहा? किसने क्यों? कहा क्लोज सिस्टम कैसे एक सिंगल कॉज की वजह से बनते हैं? क्योंकि उसमें दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्लोज्ड है सिस्टम, तो एक सिंगल कॉज। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम ना, किसने कहा? अगर मैं एक पहला आपको एक आईएसएस के ऊपर, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर वो क्लोज सिस्टम है, सारे इक्विपमेंट सब हटा दीजिए, फिर एक बॉल है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप यूनिवर्स की बात करते हैं तो आप आईएसएस को आइसोलेट नहीं कर सकते। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप आइसोलेट कैसे करेंगे? उसमें और कौन से आप यूनिवर्स की एग्जांपल क्लोज सिस्टम से दे रहे हैं तो आप एक लॉजिकल फैलेसी खेल रहे हैं, बल्कि साइंटिफिक गलती कर रहे हैं। बिल्कुल, यूनिवर्स क्लोज सिस्टम है, एनर्जी कैन नेवर बी किसने कहा? किसने कहा? क्रिएटेड। किसने कहा? किसने कहा? यूनिवर्स के कैसे बाहर। आप मुझे साबित करें कि यूनिवर्स क्लोज सिस्टम है, कैसे बिल्कुल। करेंगे? सबसे फास्टेस्ट स्पीड किस चीज की होती है कायनात में? तो बताएं। लाइट। लाइट की। हाँ, लाइट अच्छा से तो तेज फिर जा नहीं सकता। अब अपना हर गैलेक्सी एक दूसरी गैलेक्सी से लगभग लगभग, अब लोग तो कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से जा रहा है, और बल्कि एक्सेलरेट भी कर रहा है। ठीक है, तो हमारा कभी भी किसी दूसरी गैलेक्सी के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब आप वो नहीं, तो आप साइंस ही गलत बता रहे हैं। आप सॉरी टू से साइंस ही गलत बता रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं भाई? एक बात बताइए, अगर आप उसमें चले जाएंगे साईफाई में, तो अलग बात है कि फास्टर देन लाइट ट्रेवल कर दें, पर मैं कह रहा हूं कि एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से लाइट की स्पीड से भी तेजी से दूर जा रहे हैं। ये आप गूगल कर लें। तो आप एक गैलेक्सी का दूसरी गैलेक्सी से कभी इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब अगर यहाँ से आप लेजर भी छोड़ेंगे वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगी दूसरी गैलेक्सी तक। तो अपना गैलेक्सी एक क्लोज सिस्टम हो गया। अब जब लाइट ही इंटरैक्ट नहीं कर पा रही है, तो और दूसरी चीजों का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्या अपने ओरिजिन पे भी वो गैलेक्सीज दोनों आइसोलेटेड थी एक दूसरे से? नहीं, वो पहले जुड़ी हुई थी, फिर दूर जा रही है। तो फिर कॉज एंड इफेक्ट तो अप्लाई होगा ना। फिर आज नहीं हो रहा तो कल तो होगा ना, जब हो रहा था पहले। तो वो तो पहले हो चुका ना। अब तो कैसे फिर क्लोज हो गया ना सिस्टम? पहले ओपन मसला था। ये है, मैंने आपको क्या कहा? गैलेक्सीज, दोनों गैलेक्सीज क्या अपनी कॉज खुद हैं? दोनों गैलेक्सीज के कॉज है बिग बैंग। तो बिग बैंग आप मुझे बताएं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि दुनिया में आज मुझे एक, आप जो बात कर रहे हैं ना वो बात मेरा एग्जांपल शायद समझे बगैर आप कर रहे हैं, क्योंकि बात फिट ही नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही? जरा गौर से सुने दोबारा। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि दो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दोनों आइसोलेट हो गई हैं और इंडिविजुअल सिस्टम है। मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं तो कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा हूं। कॉज एंड इफेक्ट क्या है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जिसकी कॉज सिंगुलर हो। अब मैं आपको इसका एग्जांपल ही देना चाह रहा था। नहीं, मैं आपको समझ अभी भी नहीं आई ना। जरा गौर से दोबारा सुने। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, कि हर कॉज नहीं के ना, आप ऊपर। नहीं समझ रहे ना। आप नहीं समझ रहे। गौर से सुने दोबारा। हम्म दुनिया बोले। में कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जिसकी कॉज एक हो। ठीक है, मैं समझ गया। इसलिए इन्फिनिट रिग्रेस गलत है। क्यों? हम्म क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस ये डिमांड करता है कि हर कॉज के पीछे एक और कॉज होगी, और उससे पीछे एक और कॉज होगी, और उससे पीछे एक कॉज और होगी। इसको भी अब मैं आपको ग्राफिकली इलस्ट्रेट करके बताता हूं। और ये याद रखिएगा, ये मेरा ओरिजिनल आर्गुमेंट है। ये मैंने किसी से बोरो नहीं किया, किसी फिलोसफर से, किसी से भी बोरो नहीं किया। ये तो आपका, मैं वही कह रहा हूं, आर्गुमेंट गलत अभी है ना। आप सुनेंगे। आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना। ये ग्राफिकली ही दिखाना पड़ेगा, वैसे आपको समझ नहीं आएगी और लोगों को भी समझ नहीं आएगी। मैं बस कह रहा हूं अब जो सुनिए आपने। जरा, अब सुनिए जरा। एक नहीं, ठहर जाए सुने जरा। ये एक इफेक्ट है, ठीक है? इन्फिनिट रिग्रेस क्या करता है? हम्म ये डिमांड करता है कि इसके पीछे एक कॉज होगी। हम्म एक कॉज इस इफेक्ट के पीछे एक कॉज होगी। इन्फिनिट रिग्रेस का पूरा आर्गुमेंट इस बात पे बेस है। मगर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दुनिया में कोई भी इफेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी एक कॉज हो। इफेक्ट जो होते हैं वो एक से ज्यादा कॉजेस की वजह से होते हैं। रेयरली इफेक्ट्स होते हैं जिनकी दो कॉजेस होती हैं। ठीक है? दुनिया में आप किसी भी पॉइंट पे पहुंचे हैं और कोई भी इफेक्ट आ रहा है सामने, उसकी एक कॉज कभी हो ही नहीं सकती। उसकी एक से ज्यादा कॉजेज होती हैं। कॉज 1, कॉज 2,
cause 3, और ये सारी कॉजेज एक दूसरे को एनेबल करती हैं। ये एक दूसरे को एनेबल करती हैं। अगर कॉज 1 नहीं एग्जिस्ट करेगी तो कॉज 2 नहीं कर सकती, कॉज 2 नहीं करेगी तो कॉज 3 नहीं कर सकती। तो क्या होगा, फिर ही जाके एक सर्टेन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और ये इफेक्ट जो है फिर ये इन इटसेल्फ एक कॉज 4 होगा, और आगे कोई और इफेक्ट होगा, ठीक है। और इस कॉज 4 के साथ साथ पता चले कि ये इधर भी कंट्रीब्यूट कर रही है और ये भी इधर भी कंट्रीब्यूट कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कहें ना कि यूनिवर्स की कॉज इधर क्रिएटर 1 है, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्स की कॉज को मैं सिंगुलर नहीं मान रहा। मेरा प्रॉब्लम ये है, यूनिवर्स की कॉज बिग बैंग के पीछे भी एक से ज्यादा एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो सारे एजेंट एक दूसरे को एनेबल भी कर रहे हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हर उनमें से भी हर कॉज के पीछे एक से ज्यादा कॉजेज हैं। तो कॉजेज का कल्मिनेशन कभी भी ऐसे नहीं होता। कॉजेज एक इफेक्ट पे कल्मिनेट तो कर रही हैं यहाँ पे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया में होने वाला एक सिंगल इफेक्ट होगा जब इतनी सारी कॉजेज हैं तो, ठीक है। कॉज 1 और कॉज इन्फिनिट तक है, तो ये कॉज ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इफेक्ट नहीं होगा। इन कॉजेज ने, कॉज 1 और कॉज 2 ने मिलके कोई और इफेक्ट भी क्रिएट करना है, इफेक्ट 2। ये इफेक्ट 1 है जो कि कॉज 1 से लेकर कॉज इन्फिनिट तक क्रिएट कर रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्फिनिट रिग्रेशन वाली बात जो है ना, वो भी बहुत बड़ा झूठ है ये, ठीक है। समझ गए बात? ये मेरा इतना सा कहने का मकसद है। अब मैं 1 मिनट, आप एक खुले दिमाग से मेरी बात को सुन ले। आपने एक एक्सियम उठा के चले हुए हैं कि एक क्या कहते हैं, इफेक्ट के पीछे एक से ज्यादा कॉज होता है, और मैं आपकी बात से काफी हद तक अग्री करता हूं जब तक अपन ओपन सिस्टम की बात करते हैं। जब हम क्लोज सिस्टम की बात कर देते हैं, जहां पे हम एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हैं, मसलन कि अगर मैं एक क्या कहते हैं, एक अपने कमरे के साइज का एक लोहे का कुछ ऐसे स्पेसशिप बना दूं कि उसमें बस 4 दीवारी हो और एक बॉल हो, उस बॉल के ऊपर मान लीजिए मैं नीचे से लेजर से एक लेजर पॉइंट करूं, तो फोटोन की भी कुछ ना कुछ फोर्स होती है धक्का देने की, ठीक है। तो वो उस बॉल के ऊपर जब वो लेजर पड़ेगी, वो बॉल थोड़ा सा मूव करना चालू कर देगी। एक सिंगल कॉज हुआ, एक सिंगल इफेक्ट हुआ। ये बिल्कुल अपने अर्थ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फिर विंड रेजिस्टेंस भी नहीं, आप फिर वही गलत बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आप ऐसी पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं जिधर दुनिया में एक ही बॉल और एक ही फोटोन है, बस खत्म हो गई बात। अरे तो स्पेस में तो, क्लोज सिस्टम में तो यही रहता है ना। क्लोज सिस्टम में आप स्पेस में भी क्लोज सिस्टम कैसे? क्लोज सिस्टम भी उसके ओरिजिन की भी कोई कॉज होती है, और वो भी सिंगुलर नहीं होती। ये इतनी सी बात है जो आपको समझा रहा हूं। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। दुनिया देखें, मेरी बात सुने। अभी आपने जो एग्जांपल्स दिए ना, वो गलत है असल में। कैसे? आप कह रहे हैं कि कुछ गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, किस स्पीड से? लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से। अब मैं आपको उसकी भी एग्जांपल दे देता हूं, और वो भी आपको अभी समझ आएगी कि वो क्या है, क्योंकि वहां भी आप गलत हैं। कैसे? ग्रेविटी इस तरह नहीं एक्ट करती कि एक ही तरह एक्ट करती है। ये भी याद रखें कि जो गैलेक्सीज एक दूसरे से लाइट की स्पीड से ज्यादा दूर जा चुकी हैं, वो भी एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं यूनिवर्स में। कैसे करती हैं? अब फिर क्वेश्चन अगला आ गया, वो भी करती हैं। आप समझ रहे हैं कि वो नहीं करती। कैसे करती हैं? इनडायरेक्टली करती हैं भाई, इनडायरेक्टली करती हैं। कैसे इनडायरेक्टली कैसे होता है? अभी अब मैं बता देता हूं अभी कैसे होता है। ये गैलेक्सी ए है, ठीक है, ये गैलेक्सी बी है, ठीक है। ये दोनों के दरमियान में स्पेस क्या कर रहा है? एक्सपैंड, ठीक है। स्पेस एक्सपैंड कर रहा है लाइट की स्पीड से ज्यादा, ग्रेटर देन द स्पेस एक्सपेंशन जो है ना, यहां पे हम यूं कर लेते हैं, स्पेस एक्सपेंशन जो है लाइट की स्पीड से ज्यादा है, ठीक है। समझ गए? यानी ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड पे। अब मुझे ये बात बताएं कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से दूर जाने के लिए कितना दूर होना चाहिए दो गैलेक्सीज को आपस में? ऐसा तो कुछ रूल नहीं है। क्यों तो नहीं है? क्यों नहीं है? आप बताएं क्यों नहीं है। मैं अभी आपको साइंस से जवाब देता हूं। है डार्क, उसके बीच में डार्क मैटर कितना है और डार्क एनर्जी, हाँ, वो स्पीड ऑफ लाइट के ना ठहर जाए। अब सुने, अब जरा ध्यान से सुने, बहुत कॉमन साइंस है ये, समझ आएगी अभी आपको कैसे। अब जरा ध्यान से सुने। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से किस पॉइंट पे जाने की कोशिश होगी? किस पॉइंट पे? जो कि आपसे एज ऑफ द यूनिवर्स, एज ऑफ द यूनिवर्स से ज्यादा दूर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अब मैं आपसे एक बात करता हूं कि गैलेक्सी ए और गैलेक्सी बी
दोनों 13.8 बिलियन ईयर से ज्यादा दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है, बिलियन लाइट ईयर से, ठीक है, दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर हैं। ठीक इन है। दोनों के दरमियान में एक गैलेक्सी सी है, ठीक है, और इस गैलेक्सी के दरमियान में एक गैलेक्सी डी है, और इधर एक गैलेक्सी ई है। फिर हम इधर दरमियान में, इधर दरमियान में, इधर दरमियान में। अब मसला ये है कि यहां से ये इसको इफेक्ट करती है, या यहां से इसको इफेक्ट करती है, यहां से इसको इफेक्ट करती है, यहां से इसको करती है, ये इसको करती है, ये इसको करती है। और ये याद रखें कि ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती, मगर इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट इस तक भी जाता है। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ जनरल रिलेटिविटी, ए बी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मगर ये फिर भी एक दूसरे को इफेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। ये आप मान के चल रहे हैं कि वो इतने पास हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आपका जो assumption था ना कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। नहीं, तो ये जो आपने बनाया ए के साइड में, क्या गैलेक्सी ए और डी के बीच में जो गैलेक्सी बनी है, आप ये मान के चल रहे हैं के पास है कि उन दोनों का ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हो रहा होगा, पहली बात। और दूसरी बात मेरे को बताइए कि इसमें जनरल रिलेटिविटी, मैं ये कह ही नहीं रहा कि उन दोनों का डायरेक्टली इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये ए और एकदम साइड वाली है, मैं बी की बात नहीं कर रहा, मैं ए के एकदम साइड वाली है, उन दोनों का कैसे अफेक्ट कर रहा है एक दूसरे को? तो क्या एंड्रोमेडा और जो मिल्की वे है उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक दूसरे पे नहीं है? वो एक लोकल नहीं ठहरे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का इंटरेक्शन क्या दूसरे ग्रुप से नहीं है? नहीं है। आपको किसने कहा कि नहीं है? आप मिल्की वे और एंड्रोमेडा का एग्जांपल ना दें, क्योंकि ये स्पेशल केस है, यहाँ पे ये लोग बहुत पास में और ये टकराएंगे, ठीक है? ये एकदम स्पेशल है। अगर आपको मैं एक और भी बात बता दूं, आप दो चीजें सर्च कीजिएगा, एक कीजिएगा, जरूर करें, और आप फिर अगली बार बेशक मुझसे आ जाएं, मेरा ये पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा। ग्रेविटेशनल वॉल और ग्रेविटेशनल लिगामेंट्स, सॉरी गैलेक्सी वॉल्स और गैलेक्सी लिगामेंट्स। और आप देखिएगा कि सिर्फ यही चीजें तो नहीं है ना जो एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं, डार्क एनर्जी भी तो एक दूसरे को कनेक्ट करती है ना। अब आप उसके इफेक्ट को कैसे करेंगे? तो यूनिवर्स नहीं आपका जो मेन नहीं आप अभी भी बात में कहीं और छलांगे लगा रहे हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा। अब ये जो सिंपल सी बात ये है कि दो गैलेक्सीज जो कि बहुत दूर भी हैं यूनिवर्स में, वो आइसोलेटेड सिस्टम काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत सारी और जगहों से इंटरेक्ट कर रही हैं, इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही हैं, अगर डायरेक्टली नहीं कर रही। ठीक है, नहीं बताइए रिपोर्ट कर रही है वैसे। चलें ठीक है, आप पढ़ के आए जी नेक्स्ट टाइम। अभी आप आई थिंक कि बहुत सी बातें आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, ठीक है? ये वैसे मैं बहुत बार कर चुका हूँ, पहली बार नहीं कर रहा, ठीक है? चलिए, आई एम सॉरी। चलें ठीक है, शुक्रिया बहुत, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।